आज हम बात करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के अंतर्गत अगला चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्तियों से अभिप्राय कोई भी राष्ट्र जब आयात और निर्यात करता है तो आयात और निर्यात में उसका प्लस और माइनस मिला के उसको टोटल गेन्स कितना होता है, टोटल रिसीव्ड कितनी होती है जो उस राष्ट्र के लिए बेनिफिशियल होती है, और वही राष्ट्र उस एक्सपोर्ट के माध्यम से, उस इंपोर्ट के माध्यम से अपने राष्ट्र निर्माण की नए आयाम को प्राप्त करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार विभिन्न देशों के मूल्यों में पाई जाने वाली विभिन्नता है। यदि कोई वस्तु हमारे खुद के राष्ट्र में महंगी मिलती है तो हम विदेशों से लाके हमारे राष्ट्र को उपलब्ध कराते हैं, उसी से हमें आय होती है, उसी से हमें प्राप्तियां होती हैं। और कोई वस्तु हमारे राष्ट्र में यदि नहीं बिक पाती है या डिमांड नहीं है या कम मूल्य पर बिकती है तो हम उसे विदेशों में ले जाकर बेचते हैं, जिससे हमें अच्छी प्राप्तियां होती है। तो मोटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत यही है कि यह विभिन्न देशों के मूल्यों में पाई जाने वाली भिन्नता है। पुराने अर्थशास्त्रियों ने उत्पादक लागतों में निरपेक्ष और सापेक्ष अंतर को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल कारण माना है। कुछ देश प्राकृतिक साधनों की पर्याप्तता या जलवायु की अनुकूलता अथवा श्रम की कुशलता के कारण दूसरे राष्ट्रों के मुकाबले वस्तुओं का कम लागत पर उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आती है। तो उसकी लागत में निरपेक्ष अंतर माना जाता है, क्योंकि उनके यहाँ सस्ता पड़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं। कभी कभी कुछ देश अनेक वस्तुओं को कम लागत पर बना सकते हैं, फिर भी दोनों या अनेक वस्तुओं को उत्पादित न कर केवल उनमें विशिष्टीकरण अपनाते हैं जिनमें वे तुलनात्मक दृष्टि से अधिक कुशल होते हैं। यानी वही वस्तु बनाते हैं जिनकी लागत उनके यहाँ कम आती है और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचकर अपने विशिष्टीकरण का लाभ कमाते हैं। किसी राष्ट्र में कोई चीज़ का हुनर होता है या प्राकृतिक संसाधनों से मिला हुआ होता है तो उसी से वो लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। इन सब विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि सब देशों में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को तब तक प्रोत्साहन मिलता है जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों के लाभ की प्राप्ति होती हो। यानी कोई राष्ट्र को अगर लाभ होगा तभी वो विशिष्टीकरण का लाभ उठा पाएगा, या विशिष्टीकरण होगा तो लाभ उठा पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप विशिष्टीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है और विशिष्टीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन, आय और रोजगार में जो वृद्धि होती है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्तियां हैं। यानी अगर ढंग से हम देखें, सही अर्थों में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के फलस्वरूप विशिष्टीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और विशिष्टीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आय, रोजगार में जो वृद्धि होती है वही प्राप्तियां कहलाती है। यानी ओवरऑल बात यह है कि किसी भी राष्ट्र में अगर कोई विशिष्टीकरण का गुण है, मतलब उसके अंदर गुण होना चाहिए विशिष्टीकरण का गुण है, तो उसके कारण उसको आय होगी, उसके कारण उसके रोजगार बढ़ेंगे और उसके कारण उसकी आय में वृद्धि होगी। वही विशिष्टीकरण या वही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्तियां कहलाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्तियों की गणना कैसे की जाती है। तो गणना के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राप्तियों की गणना के भिन्न भिन्न आधार दिए गए हैं, लेकिन आधुनिक विचारधारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्तियों की गणना के अनेक आधार हैं। अब वो अनेक आधार कौन से हैं अगले पेज पे देखेंगे। पहला आधार है तुलनात्मक लागत के आधार पर दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्तियों का स्पष्ट निम्न उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर भारत में गेहूँ 100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हैं तो अमेरिका में वो 40 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से है। भारत में कपास 200 रुपये क्विंटल के हिसाब से है, जबकि अमेरिका में 60 के हिसाब से है। और गेहूं और कपास का लागत अनुपात देखें तो 1:2 है। 1:2 का मतलब है भारत में गेहूं अगर 100 है तो कपास 200।
रेट डबल है। जबकि अमेरिका में यदि हम देखें तो अमेरिका में 40 और 60 यानी एक दूसरे का 1.5 गुना है। दोनों की कंपैरिजन भारत में तो 1:2 है, 100 का 200, वहाँ 40 का 60 है, 1.5 गुना है। तो अमेरिका भारत की अपेक्षा दोनों वस्तुओं का उत्पादन सस्ता कर सकता है, किंतु तुलनात्मक लाभ गेहूं की उत्पत्ति की अपेक्षा कपास की उत्पत्ति में अधिक होता है। अधिक क्यों होता है उसका कारण आगे स्पष्ट किया गया कि भारत के लिए दोनों वस्तुओं का उत्पादन महंगा पड़ता है। जब भारत में रेट 100 है, अमेरिका में 40 है, भारत में कपास 200 है जबकि वो 60 है, भारत में दोनों महंगे पड़ते हैं। परंतु हानि की दृष्टि से गेहूं के उत्पादन में हानि अपेक्षाकृत कम है। गेहूं और कपास दोनों की तुलना करें तो हानि गेहूं में कम है, कपास में ज़्यादा है। अतः भारत गेहूं में और अमेरिका कपास में विशिष्टीकरण करेंगे। अगर स्पेशलाइजेशन की बात करें तो भारत को गेहूं में और अमेरिका को कपास में विशिष्टीकरण करना चाहिए। अतः भारत गेहूं में और अमेरिका कपास में विशिष्टीकरण करेंगे। भारत में गेहूं के बदले अमेरिका में कपास आयात करने से जब तक लाभ रहेगा जब तक कि 1 क्विंटल गेहूं के बदले आधा क्विंटल कपास न दी जाए। अब 1 क्विंटल गेहूं के बदले आधी कपास, यानी रेट अगर देखी जाए भारत में जस्ट डबल है तो आधा मिलना चाहिए। इसी प्रकार कपास के बदले में गेहूं का आयात लाभप्रद रहेगा जब उसके बदले 2/3 कपास ले जाए। ये इसका डेटा है, तो अगर इसको उल्टा किया जाए तो ये इसका 60-40 का 2/2 है। 60-40 का 2/3 हिस्सा है, तो वो किया जाएगा। अगर दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होता और दोनों देश आपस में वस्तुओं और उत्पाद करते, दोनों देशों के द्वारा श्रम और साधनों की 2-2 इकाई से निम्न प्रकार उत्पादन किया जा सकता है। भारत में उत्पादन 1 किलो गेहूँ, 1 क्विंटल गेहूँ और आधा क्विंटल कपास, और अमेरिका में 1 क्विंटल गेहूँ और 2/3 क्विंटल कपास किया जाएगा। अगर दोनों की टोटल की जाए तो कुल उत्पादन 2 क्विंटल गेहूँ का होगा और 1 से 1/6 क्विंटल कपास का होगा। अगर दोनों देश एक दूसरे के वस्तु में विशिष्टता प्राप्त करें और उत्पादन की दोनों इकाइयों को एक ही वस्तु के उत्पादन में लगाना चाहें तो दोनों देशों के उत्पादन इस प्रकार होंगे। भारत में केवल गेहूं होगा 2 क्विंटल, वो गेहूं उत्पादन नहीं करेगा क्योंकि भारत ने गेहूं में विशिष्टीकरण हासिल किया है। भारत में क्या किया है? गेहूं में विशिष्टीकरण हासिल किया है। अमेरिका ने कपास में विशिष्टीकरण हासिल किया है, इसलिए अमेरिका 1.13 क्विंटल कपास का उत्पादन करेगा। तो दोनों की अगर टोटल उत्पादन किया जाए तो संयुक्त उत्पादन दोनों का 2 क्विंटल गेहूं का होगा और 1.13 कपास का होगा। दोनों परिस्थितियों की तुलना से स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विशिष्टीकरण की दशा में 1/6 क्विंटल कपास की उत्पत्ति अधिक हुई है। यानी टोटल अगर देखा जाए 1/6 का शायद वो तो पहले 60 ही रहा था, अगर दोनों को जोड़े तो भी कम हो रहा था, तो वो यहाँ देखिए 1 से 1/6 हो रहा था जबकि 1 से 1.13 हुआ, यानी ज़्यादा हुआ है। यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ है, इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदय होता है। ये पहला पॉइंट जो हमारा था, व्यापार से प्राप्तियाँ का पहला तुलनात्मक लागत के आधार पर हमने एनालिसिस करके देखा। जबकि दूसरा पॉइंट हमें ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्तियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अभाव में होने वाले हानि से भी मापा जा सकता है। यदि तकनीकी विकास या अन्य किन्हीं कारणों से वस्तु का उत्पादन दूसरे देशों की अपेक्षा कम लागत पर किया जा सके तो उस वस्तु को विदेशों से मंगाने की कोई प्राप्ति नहीं होगी। यानी ये बात क्या कहना चाहता है पॉइंट नंबर 2 में, कि यदि हम प्राप्तियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अभाव में होने वाली हानि से माप सकते हैं। किससे माप सकते हैं? हानि से मापा जा सकता है। यदि हम हानि से मापें तो विकास व अन्य कारणों से वस्तु का उत्पादन दूसरे देशों की अपेक्षा कम लागत पर प्राप्त होगा। जब हमारा उत्पादन कम लागत पर प्राप्त होगा तो हमें लाभ प्राप्त होगा। जबकि तीसरा पॉइंट जब हमें बताता है, जब वस्तुओं का घरेलू स्तर पर उत्पादन करना असंभव हो या बहुत महंगा पड़ता हो, यानी अगर हम खुद उत्पादन करें तो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है, तो फिर हमारे लिए अच्छा यही रहेगा हम सीधा विदेशों से मंगा लें। द्रव्य आय के स्तर के आधार पर यह कहना चाह रहा है
कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की मात्रा ज्ञात की जा सकती है जिन देशों के उत्पादनों की मांग अन्य देशों से अधिक हो। यानी जिन देशों के उत्पादनों की मांग, जैसे भारत में सेव है, चाय है, अब्रक है, जिप्सम है, टंगस्टन है, इनकी मांग दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा होती है। जब दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा होती है तो फिर यहाँ उत्पादन करके बाहर भेजना ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापारिक शर्तों के अनुसार भी यदि हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्राप्ति का साधारण ज्ञान हो सकता है। जो देश अनुकूलतम व्यापार शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संलग्न हैं उस देश को लाभ उस देश की अपेक्षाकृत ऊंचा होता है जो प्रतिकूल शर्तों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संलग्न होती है। निर्यात की वास्तविक उत्पादन लागत में परिवर्तन करके भी हो सकता है। अगर हम लागत घटा दें तो लाभ बढ़ जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम लागत घटा दें, एक सेकंड रुकना भैया, अगर हम लागत घटा दें तो हमारा लाभ बढ़ जाएगा। अगले पॉइंट पर हम ये कहना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा बढ़ने पर हम टोटल क्वांटिटी बढ़ा दें। पहले हम 1 करोड़ का कर रहे थे, अब टनों में मात्रा बढ़ा दें तो भी हमें लाभ हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संरचना में परिवर्तन, संरचना का मतलब है पहले जो चीज़ें भेज रहे थे उसके अलावा 2-4 नई चीज़ों को भेजना। अगर हम कच्चे माल और प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करके लाभ कमा रहे थे तो अब निर्मित वस्तुएं, मशीनरी आदि बेचकर भी लाभ कमाया जा सकता है। इस प्रकार इन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्तियों में गणना के 8 आधार दिए गए हैं। इसके बाद अगला है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ को निर्यात की मात्रा कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ की मात्रा को, बात हो रही है लाभ की मात्रा को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। तो पहली है लागतों में तुलनात्मक अंतर। लागतों में तुलनात्मक अंतर का सीधा इफेक्ट यह है कि हमारे यहाँ पर अगर लागत कम आएगी तो हम वहाँ ले जाकर बेचेंगे तो लाभ होगा। यदि हमारी खुद की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है तो फिर हम लाभ नहीं कमा पाएंगे। तो लाभ कमाने का पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपन विशिष्टीकरण हासिल करें और लागतों को कम से कम करने की कोशिश करें। लागतों का तुलनात्मक अंतर यानी अपनी लागत को क्या करना होगा, कम करना होगा। दूसरे पॉइंट में है व्यापार की शर्तें। व्यापार की शर्तों में ये बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन देशों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है जिनकी विदेशों में मांग अधिक होती है और ऐसे देशों के माल में कम मांग पाई जाती है। यानी वो राष्ट्र लाभ कमाने की स्थिति में आएंगे जिनके व्यापार की शर्तें बहुत ही सरल दी गई हो। विक्रय संगठन का प्रभावी क्षमता यानी आपकी जो सेल्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी क्षमता बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए। आपका जो संगठन है, जिनके जैसे मान लीजिए ओपेक एक संगठन है, ओपेक OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, जिसको हम विश्व के तेल निर्यातक राष्ट्र कहते हैं। अब ये तेल निर्यातक राष्ट्रों का एक संगठन बना हुआ है तो आपका भी संगठन प्रभावी होना चाहिए जिस संगठन के माध्यम से आप व्यापार करना चाह रहे हो। आय का स्तर, जिन देशों के लोगों के आय का स्तर ऊंचा होता है, जो देश खुद संपन्न होता है, जो देश खुद साधन संपन्न होता है, उनके लिए कोई दिक्कतें नहीं आती। जो देश खुद गरीब होता है, जिनकी खुद की कोई आय नहीं होती, वो इस स्तर पर टिक नहीं पाएंगे। डिपेंड करता है वस्तु की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार की वस्तुओं का आप निर्यात करते हैं, किन प्रकार की वस्तुओं का आप करना चाह रहे हैं। तो वस्तुएं आपकी अच्छी होनी चाहिए, वस्तुओं की आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वस्तुएं ऐसी होनी चाहिए जो लंबे समय तक टिकें। यानी जैसे दूध है, दही है, घी है, सब्जियां हैं, ये लंबे समय तक नहीं टिकती तो इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट भारत आज भी मच्छी का करता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़े से कुछ समय तक टिक सकती है। फिर डिपेंड करता है व्यापार की मात्रा, आप किस प्रकार का, किस लेवल का, कितने स्तर का व्यापार कर सकते हैं। मात्रा पर भी आपके लाभ निर्भर करते हैं। आपकी प्राप्तियां सब कुछ व्यापार की मात्रा पर भी निर्भर कर सकती है कि किस मात्रा तक व्यापार करना चाहते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं इसी कंसर्न में कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाभ में वितरण को प्रभावित करने वाले घटक, यानी जो हमारी लाभ की मात्रा है वो कौन कौन सी चीज़ें उसको प्रभावित करती है। तो पहला है लागतों के अनुपात में अंतर। यदि आपके लागतों का अनुपात सही रहेगा तो ही आप लाभ कमा पाएंगे। यदि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खुद की ज़्यादा हो जाएगी तो आप लाभ नहीं कमा पाएंगे।
जब कोई देश आंतरिक लागत रचना इस प्रकार परिवर्तित कर समर्थ हो जाए कि विनिमय के अंतर्राष्ट्रीय अनुपात कम हो जाए, अर्थात देश ओवरऑल पूरी बात का लबलबा यह है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होनी चाहिए। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई तभी हम लाभ की स्थिति में पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। देश का आकार, देश की खुद की डिमांड कम होनी चाहिए, देश का आकार छोटा होना चाहिए। अब उत्पादन करें, आपकी खुद की ही डिमांड पूरी नहीं होती तो आप व्यापार की और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी व्यापार की क्या बात करते हैं। विदेशी व्यापार तब होगा जब देश का आकार छोटा हो, यानी आप इतना उत्पादन करें कि आपकी डिमांड पूरी करने के बाद भी आपके पास माल बचे, तो आप उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तब आप प्राप्तियां कमा पाएंगे। विदेशी व्यापार की शर्तें हमारे अनुकूल होनी चाहिए, जो भी शर्तें हो ऐसी हो जो हमारे लिए अनुकूल साबित हो, और हमारे आय का स्तर, देश गरीब नहीं होना चाहिए, देश अमीर होना चाहिए, आय का स्तर हमारे पास अच्छा होना चाहिए। अब ओवरऑल पूरे चैप्टर का लबलबा यह है कि हमने क्या सीखा है। हमने ये सीखा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राप्तियों से अभिप्राय कोई भी राष्ट्र अपने ऐसे वस्तु का उत्पादन करे जिसमें उसको विशिष्टीकरण प्राप्त हो, विशिष्टीकरण के कारण उसकी लागत कम आए, लागत कम आने के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसको बेचने पर अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। यदि आपके पास विशिष्टीकरण नहीं है, यदि आप लाभ अर्जित नहीं कर सकते, यदि उसे विदेशों में ले जाकर अच्छे लाभ के साथ बेच नहीं सकते, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। धन्यवाद।